ठीक है। हाँ, अभी भाई यूके वाले बच्चे हैंड रेज कर दो। यूके में सिर्फ एक अमरजीत ही है क्या इतने सारे बच्चों में? अब हाँ, एक तुम्हारे अलावा कोई बच्चा ही नहीं है क्या यूके का? पता नहीं मैम, है और बच्चे पता नहीं है। यूके वाले बच्चे कहाँ चले गए? मैम थोड़े 8 या 9 बच्चे थे मैम इस बैच में तो। मैम अभी सारे बच्चों ने ज्वाइन भी नहीं करा है, सिर्फ 22 ने करा। हाँ, 30 बच्चे हैं। और एफआई वाले, मैम गुड एफआई। इवनिंग। गुड इवनिंग नंदिनी। और एफआई वाले भी नहीं है इसमें? क्या ही चल रहा है? नहीं है भाई इसमें तो। मैम मैंने दूसरी लिंक खोल रखी थी, उसमें कोई था ही नहीं। ठीक है, तो ठीक है, अब क्लासेस का क्लियर है किसकी कब है और किस लिए क्लासेस हैं? एवरीथिंग इज क्लियर? नो मैम, मैम एक यस बार मैम। बता दो थोड़ा सा। मैम इन शॉर्ट बता दो। क्लासेस का था कि किसकी कब क्लासेस हैं। जो दिल्ली वाले बच्चे हैं और हिमाचल वाले बच्चे हैं उनकी क्लासेस सैटरडे संडे को हैं, जो सिलेबस रह गया था वो कंप्लीट होगा। और यूके एंड एफआई वाले बच्चों की डिवीजन क्लासेस है। मैम मैम इस बार वो नहीं होगा ना टेस्ट? टेस्ट किसका नहीं हुआ? मैम दिल्ली वालों का संडे को कैंसिल हो गया। इस संडे को, यस मैम। 7 जुलाई को। यस मैम। हाँ, शायद तुम्हारा टेस्ट होगा। ओके मैम, नहीं, एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है तो नहीं, तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा नहीं होगा। हिमाचल और दिल्ली वालों का शायद नहीं होगा। तो मैम हमारी क्लास होगी ना फिर? हाँ, नहीं, तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं है हिमाचल और दिल्ली वालों का। थैंक यू मैम। हाँ माधव, बोलो क्या कह रहे हो? मैम सैटरडे की रिवीजन क्लास की टाइमिंग क्या है? सैटरडे क्लास की टाइमिंग वो आपको ग्रुप में मिल जाएगी, शायद 10:30 से 12:30 है। 2.5 घंटे की क्लास होगी, मुझे इतना पता है। ठीक है। ओके मैम, मॉर्निंग में ना 10:30 से 12:30? मॉर्निंग में मैम क्लास सैटरडे होगी। को तो स्कूल होता है। मैम छुट्टी कर लेंगे कोई बात। एक सैटरडे की तो बात है, सैटरडे की, संडे की तो तुम्हारा ऑफ है ही स्कूल का, तो ओके मैनेज मैम। कर लेना। चलो अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्यों भाई, स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं होती? मैम होती है बट कभी कभार टीचर नहीं आते। ठीक है। कि भाई लिंक में कैसे दिक्कत आ रही है? बच्चों को लिंक ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो? मैम बहुत बार ऐसा हो जाता है मैम। फिर क्या करते हो? फिर हम दूसरी लिंक खोलते हैं। मैम दूसरी की आईडी से खोली थी मैंने, जो पिछली बार अभी हुई थी ना केमिस्ट्री की क्लास। तो सोलिनॉइड के बारे में पढ़ा था भाई? नो मैम, नो मैम। 10th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है। 10th में पढ़ा है। देखो जल्दी से सोलिनॉइड को फटाफट, अभी एक ही तुम्हारा वो बचा हुआ है उसका एप्लीकेशन, सोलिनॉइड। ठीक है, सोलिनॉइड के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्स, जहाँ से बहुत सारे सवाल भी आते हैं। पुरानी सी भी नहीं हो रहा है इसका। तुम्हारा एक स्टूडेंट है तुम्हारे दिल्ली वाले बैच का, देखो वो ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, उसको हेल्प करो भाई। देव नाम करके है। चलो छोड़ो, मैम से बोला है मैंने, मैम से एक बार बात करेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं हम लोग अपने इस क्वेश्चन की, एम्पियर्स लॉ पे सोलेनॉइड की। व्हाट इज सोलेनॉइड, है ना, कि सोलेनॉइड क्या होता है,
इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किस मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किस तरीके से होती है, एक बार ये हम लोग देखेंगे। तो देखो सोलिनॉइड क्या होगा, फटाफट कंप्लीट करेंगे। सोलिनॉइड होता है कि कोई भी आपके पास मेटल है, मेटल यानी कंडक्टर होना चाहिए, कंडक्टर किसी भी कंडक्टर को, जैसे यहाँ पे हम लोग कॉपर लेके चलते हैं, ठीक है, कि कोई भी कंडक्टर है उसके अगर आपने नंबर ऑफ ऐसे कॉइल्स बना दी, ठीक है, अब इन कॉइल्स को बना दी और इसको मैंने क्या किया, एक आउटर बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर बैटरी से कनेक्ट कर दोगे उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एक पोटेंशियल होगा इस बैटरी का, ठीक है, उसके बाद इस कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, राइट, इस कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा और हर पॉइंट पे करंट की वैल्यू भी सेम रहेगी। अगर ये यहाँ पे आई करंट मेरा फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे देखो आई फ्लो करेगा, फिर ये आई इधर से एंटर करेगा और इस तरीके से पूरे कर्ल में आई करंट एंटर करेगा, ये इस तरीके से है। अब देखो जब ये हमने एक्सपेरिमेंट किया कि जब सोलिनॉइड में करंट पास किया तो ये देखा गया कि सोलिनॉइड जो है वो बिहेव कर रहा है बार मैग्नेट की तरह, ठीक है। सोलिनॉइड, अगर सवाल आता है कि सोलिनॉइड को अगर बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो सोलिनॉइड बिहेव एज किसकी तरह, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। बार मैग्नेट का मतलब क्या है कि जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा, इसका मतलब ये है कि सोलिनॉइड के पास क्या हो जाएंगे, इस तरीके से चार्ज हो जाएगा कि एक तरफ इसके पास नॉर्थ पोल आएगा और एक तरफ इसके पास साउथ पोल आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। और ये खुद ब खुद को कहाँ पे अलाइन कर लेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और दोबारा मान लो तुमने पोलैरिटी चेंज कर दी, इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी, ठीक है, रिवर्स कर दी पोलैरिटी, तो करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो ये देखा गया जब आप सर्किट में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हो तो उसके साथ साथ क्या होगा, आपका सोलिनॉइड जो है वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री से रोटेट कर जाएगा। मान लो आपने पोलैरिटी चेंज कर दी, तो पोलैरिटी चेंज करने के बाद इसके पास साउथ यहाँ पे आ गया और यहाँ पे नॉर्थ आया, तो अभी ये क्या होगा, अब ये दोबारा साउथ नॉर्थ किस डायरेक्शन में अलाइन होंगे, जो अर्थ की डायरेक्शन होगी। तो जब हेलो, गुड इवनिंग हेलो, हाँ गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हुआ, मैम। डाउट है क्या? हो गया ज्वाइन नहीं हो रहा था ना, हो गया। ठीक है, ज्वाइन हो गया, क्या परेशानी आ रही थी? मैम पता नहीं, जैसे उस लिंक को क्लिक कर रहा था वो वाला इंटरफेस सामने आ जा रहा था। हाँ वो आपने जो भेजा था, हाँ ठीक है। ओके मैम। ठीक है, इसमें क्या है, सोलिनॉइड बार मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। अब अगर आपने क्या करा, पोलैरिटी चेंज कर दी, बैटरी पोलैरिटी चेंज करी, पोलैरिटी की चेंज होने पे भी तुम्हारा जो सोलिनॉइड है वो 180 डिग्री से मूव कर जाएगा, 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दोबारा से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा। अगर ये साउथ है तो दोबारा अर्थ के नॉर्थ की तरफ जाएगा और ये नॉर्थ है तो दोबारा अर्थ के साउथ की तरफ जाएगा। तो ये होता है सोलिनॉइड कि जब सोलिनॉइड से बैटरी को अटैच करोगे तो सोलिनॉइड विल बिहेव एज अ बार मैग्नेट। अब देख ले एक बार करंट की डायरेक्शन देखते हैं यहाँ पे मैम डिटेल्ड में, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ मैम पोलैरिटी चेंज करने का मतलब यही है ना कि मतलब पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को रिवर्स करना। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज कर दी, मतलब करंट की डायरेक्शन, जो कुल मिला के जो बात है, मैंने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया है ना, जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। तो उससे क्या हो गया, इसकी पोलैरिटी, इसमें देखा गया कि नेगेटिव और साउथ जो वो हैं वो भी चेंज हो गए, ये देखा गया। उसके बाद एक बार अब इसका देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन किस तरीके से होती है और फील्ड कैसे जनरेट होता है। देखो सपोज करो तुम्हारे पास ये है कॉइल। अब इसमें देखो फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन हमें ध्यान से देखनी है कि कैसे करंट की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन होगी। सपोज करो अगर इसमें करंट तुम्हारा इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है, मैं मान रही हूँ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे करंट कैसा होगा, ऐसे, ठीक है। तो देखो यहाँ से लग रहा है कि करंट यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से इस पॉइंट से करंट एग्जिट कर रहा है। यहाँ से एग्जिट करके इस वाले कॉइल में करंट एंटर कर गया और इस वाले कॉइल से
यहाँ पे एंटर और यहाँ से एग्जिट, ऐसा लग रहा है। अच्छा, अब एक बार पॉइंट ए और पॉइंट बी की बात करते हैं। तो देखो पॉइंट बी में करंट की डायरेक्शन ये है हर तरफ, और जो पॉइंट ए है ऊपर वाली लाइन, उसमें करंट की डायरेक्शन इस तरफ है। देखो ठीक है, इस तरीके से है, इस तरफ इधर है करंट की डायरेक्शन और बी पॉइंट पे उल्टी डायरेक्शन। तो दोनों की डायरेक्शन अभी तुम देख पा रहे हो कि ए और बी पे हर कॉइल में करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। अगर यहाँ पे राइट की तरफ है, राइट एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे लेफ्ट की तरफ है करंट की डायरेक्शन, यानी रिवर्स है। तो अब हम देखेंगे क्या मैग्नेटिक फील्ड भी इसकी वजह से भाई अपोजिट आएगी। बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ए और बी पे बताओ कैसी आनी चाहिए। पॉइंट ए और मैम ये पॉइंट दोनों क्लॉकवाइज ही है। क्लॉकवाइज, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज होगी मैम, मैग्नेटिक तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। सुनो तो, देखो जो इतना पॉइंट है इस पे करंट की डायरेक्शन ये है, अब बी पॉइंट पे जो ये है उसमें करंट की डायरेक्शन इस तरफ है ना। अगर Yes, मैं ma'am. यहाँ पे फील्ड निकालूं इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में, अगर मुझे फील्ड निकालनी है तो वही बात पूछ रही हूँ कि दोनों में सेम आएगी या अलग आएगी। हम सेम आएगी। मैम सेम आएगी। सेम कैसे आएगी? राइट, अपना राइट हैंड थंब रूल निकालो। ये तुम्हारा अभी ए पॉइंट की बात कर रही हूँ, तो अपने थंब रखो राइट में, ठीक है। तो तुम्हारी फिंगर्स बताओ बाहर ए की तरफ कैसी आएगी, इनवर्ड या आउटवर्ड? मैम आउटवर्ड आउटवर्ड मैम आउटवर्ड, आउटवर्ड आउटवर्ड आ रही है ना ए की तरफ, यहाँ पे आउटवर्ड आएगी। हाँ, तो डॉट आएगी यहाँ पे, इस तरीके की फील्ड बनी, ठीक है। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ही, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है ये खुद ही कैसी फील्ड बना रहा है, अपोजिट फील्ड है। ऊपर कैसी है, आउटवर्ड। अब देखो बी पॉइंट पे, देखो बी पॉइंट पे कैसी बन रही है मैम इनवर्ड। बी पॉइंट पे क्या बनेगी भाई, उल्टी बनेगी, यानी इनवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो फील्ड बनी इसकी वजह से वो कुछ इस तरीके से आई कि यहाँ पे, अब अलग अलग बनाते हैं, मैं इसको हटा दे रही हूँ सोलेनॉइड को, बस ये फील्ड रखते हैं। यहाँ पे तो मेरी फील्ड आई आउटवर्ड, ठीक है, यहाँ मेरी फील्ड आई है इनवर्ड्स, ठीक है। अब देखो अगर मैं बीच की बात करूं, बीच वाले पोर्शन की बात करूं, तो मैंने तुम्हें जब ये वाला पॉइंट सिखाया था, यहाँ पे जब फील्ड सिखाई थी एक सर्कुलर कॉइल की वजह से, सिर्फ एक सर्कुलर कॉइल की वजह से। हाँ, ये सर्कुलर कॉइल की वजह से जब फील्ड सिखाई थी, तो सिर्फ एक कॉइल, जब सिर्फ एक कॉइल ली थी, सिर्फ एक टर्न लिया था, तब उसमें फील्ड बीच में किस तरीके से आई थी भाई, कि यहाँ तो सर्कुलर रहेगी, यहाँ सर्कुलर, यहाँ भी सर्कुलर और यहाँ भी सर्कुलर। बस बीच में जैसे ही मैं जाऊंगी तो वो सर्कल जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और वो मुझे फील्ड लाइन कैसी लगेगी देखने में, स्ट्रेट लाइन। ये हम लोगों ने देखा था। तो सेम केस तुम्हारा किस में होगा, यहाँ पे है तो सर्कुलर आर्क ही, बट वो आर्क कितनी है, अब बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ आर्क है ना। ये क्या है, सर्कुलर कॉइल ही तो है। अब उन कॉइल्स को बहुत ज्यादा रोटेट करके आपस में रख दिया। ये जो इतना गैप है ये मैंने तुम्हें दिखाया है, एक्चुअली में ये गैप होता नहीं है। तो एक ही कॉइल इतनी ज्यादा क्लोज स्पेस में होंगी, ठीक है, कि वो एक सर्कुलर एक के ऊपर एक सर्कल लगेगा। तो यहाँ पे जो फील्ड लाइन बच्चों देखो, अगर तुम समझना भी चाहो, अगर एक कॉइल को मैं यहाँ रखूं कि करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब ये फील्ड लाइंस देखने में ऐसी लगेंगी कि एक और कॉइल यहीं से टर्न होके जा रही है। तो देखो जैसे ही फील्ड लाइन, वो सर्कुलर वाली फील्ड लाइन यहाँ से टर्न होगी ना, इतने वो दूसरे की कॉइल की फील्ड लाइन आ जाएगी। तो फील्ड लाइन को पूरा कंप्लीट रोटेट होने का मौका नहीं मिलेगा बीच में। इस वजह से जो बीच में जो फील्ड लाइंस आएंगी वो कैसी होंगी, स्ट्रेट लाइंस होंगी, स्ट्रेट लाइन देखा जाए, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बीच में होंगी वो किस डायरेक्शन में होंगी बच्चों, स्ट्रेट लाइन। बी होगी सीधी स्ट्रेट। तो इसके दो रीजन है, एक तो देखो यही कि नंबर ऑफ कॉइल सर्कुलर है और पास पास में है, तो फील्ड क्या है, पूरी रोटेट नहीं हो पाएगी। जैसे ही वो रोटेट होगी उतने ही दूसरी फील्ड आ जाएगी, ठीक है, उतने ही करंट दूसरे उसमें चला जाएगा। फिर एक और कॉइल आ गई, जैसे अब वहां से फील्ड बेंड होगी, फिर एक कॉइल आ जाएगी, तो जो कॉइल है वो बेंड, ये जो फील्ड है वो बेंड नहीं हो पाएगी। देखो यहाँ पे फील्ड जो है ये बेंड नहीं हो पाएगी, ये जैसी बेंड होगी इतने ही दूसरी की कॉइल आ जाएगी। तो ये कैसे लगेगा मुझे देखने में, ये स्ट्रेट ही फील्ड लाइंस लगेंगी। तो इसलिए सेंटर में फील्ड लाइंस हो गई सेंटर में, ठीक है। फील्ड लाइन समझनी कि किस तरीके से बाहर होती है और किस तरीके से आउटवर्ड होंगी, ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। अब बात करते हैं
कि अगर किसी पॉइंट पे फील्ड निकालनी है सोलेनोइड की वजह से, ठीक है, ये मैं यहाँ से पॉइंट हटा देती हूँ, एक ही फील्ड लाइन रखते हैं। अब क्या करते हैं, अरे बाप रे तुम इतना तो अब क्या करो, एक पॉइंट लो, कोई सा भी एक पॉइंट लो, कहीं भी इन दोनों जो भी ये बनाया है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इनके बीच में एक पॉइंट लो और वहां पे निकालो आप लोग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। ये अब हम लोगों को करना है, कैसे कि आपके पास यहाँ पे ये फील्ड थी और एक ये फील्ड है यहाँ पे। अब मैंने बच्चों यहाँ पे कहीं पे पी पॉइंट ले लिया। अब मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इस पी पॉइंट पे मुझे फील्ड बताओ कि इस सोलेनोइड की वजह से कितनी आएगी, ये सवाल है, ठीक है। फाइंड फील्ड एट पॉइंट पी, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले हम लोग एम्पियर लॉ का यूज करेंगे। तो एम्पियर ने क्या बोला है, जिस पॉइंट पे निकालना हो वहां पे क्या करो, सबसे पहले एक लूप बना दो, ठीक है। एक लूप बना दी मैंने, ये लूप बनाइए। अच्छा, ये पॉइंट पी पे अब इसकी कोई भी आप डिस्टेंस मान लो कि अगर ये डिस्टेंस ए है, ठीक है, पूरा सेम स्क्वायर है ए लेंथ का, ठीक है। अब नाम दे दो इस वाली लूप को ए बी सी डी, ये नाम दे दिया, ठीक है। लेंथ एल मान लेते हैं। चलो अब पॉइंट पी पे तुम्हें फील्ड बतानी है कि कितनी होगी। तो देखो हर लूप क्या फॉर्मूला दिया था उसने, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। तो मतलब इस लूप के अंदर कितना आई इनक्लोज है, पहले तो ये बताना है कि इस लूप के अंदर कितना आई इनक्लोज है। दूसरा डीएल की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो बी को क्या निकाल लो, बाहर कर लो, बी सेम रहने वाला है क्योंकि सेम कंडक्टर है, वही करंट आई फ्लो करेगा हर पॉइंट पे। बाहर आ जाएगा आपका डीएल। अब आ गया म्यू नॉट आई इनक्लोज, ये हम लोगों को फाइंड करना है, इसको ऐसे ही रख के चलते हैं। अब डीएल देखो यहाँ पे पॉइंट पी के लिए मेरे पास कितने पॉइंट्स है, कितनी लूप्स हैं, कितने लाइन एलिमेंट है, 4। कैसे देखो, पहले डीएल एलिमेंट लगाओगे भाई किसके लिए, चलो एक सेकेंड, बी डॉट डीएल ही लगाओ, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे ले लेते हैं एक बार ए डी, ठीक है, ए टू डी, इसके लिए आपको इंटीग्रेट करना है, प्लस दूसरा किसके लिए इंटीग्रेट करोगे, डी टू सी के लिए इंटीग्रेट करोगे। फिर उसके बाद देखो ये सी टू पी, इसके लिए आप इंटीग्रेट करोगे, प्लस इंटीग्रेट करोगे आप पी टू ए। तो ये मैंने सारे लाइन इंटीग्रल लिख लिए अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ ने यही कहा है कि जितने भी लाइन इंटीग्रल है सबको इंटीग्रेट कर दो और इसके इक्वल इक्वेट कर दो, ठीक है भाई। अब बात करते हैं ए और डी के लिए। तो ए और डी पे मुझे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है और एल किस डायरेक्शन में है, क्या एंगल बनेगा बी और डीएल के बीच। बी और डीएल के बीच में एंगल देखो, बी कहाँ पे है, इनवर्ड्स, ये रहा, सॉरी बी आउटवर्ड्स है, और आपका लाइन जो है एलिमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, ए डी डायरेक्शन में। तो ये इधर, और जो आपका बी वेक्टर है वो कहाँ पे है, आउटवर्ड्स। तो दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। डिग्री। तो बी और डीएल यहाँ पे कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के, राइट। तो 90 डिग्री के हो गए, तो cos 90 विल बी 0। तो आपका इस एलिमेंट की वजह से जो पी पर फील्ड बनेगी वो 0 हो गई। तो ये क्या, हाँ मैं समझ ही नहीं आया। देखो मैम एक बार थोड़ा दोबारा समझा दो। हाँ देखो क्या कह रहे हैं कि पॉइंट पी पे आपको फील्ड निकालनी है ड्यू बाय एम्पियर्स लॉ, ठीक है। तो ये एम्पियर्स लॉ की इक्वेशन लिखी है आपने। अब देखो आपके पास एम्पियर लॉ ने क्या बोला है, हम लोग लाइन इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, एम्पियर लॉ सिर्फ लाइन इंटीग्रेशन के लिए वैलिड है। तो अब इसका लाइन इंटीग्रेशन आपको कैसे करना पड़ेगा कि एक एक लाइन का इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। तो एक एक लाइन का इंटीग्रेशन करा मतलब पहले ए डी का इंटीग्रेशन किया बी के साथ, फिर डी सी, फिर सी पी और पी ए। तो चारों लाइन का अलग अलग मैंने इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख लिया। अब देखो अगर मैं ए डी की वजह से इंटीग्रेशन लिखती हूँ तो बाय दिस फॉर्मूला बी डॉट डी एल, बी डी एल का एंगल आना चाहिए मेरे पास बी डी एल कॉस थीटा। कॉस थीटा एंगल है मैग्नेटिक फील्ड का और जो मेरा ये
ये जो लाइन चार्ज है, ठीक है, ये लाइन एलिमेंट है, जो लीनियर एलिमेंट है। तो जो ये लीनियर एलिमेंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड देखो कहाँ पे है, इसकी वजह से इनवर्ड्स है, सॉरी आउटवर्ड्स है ना, आउटवर्ड्स मान लो, कौन सी डायरेक्शन में? के कैप में मान लो। और ये जो लाइन एलिमेंट है ये कहाँ है? ऊपर, यानी मान लो वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए भाई? परपेंडिकुलर हो गए। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से ये वाला बी डॉट डीएल 0 हो गया, ठीक है। सिमिलरली सी और पी वाला भी क्या हो जाएगा? 0, दिस वन, ठीक है। तो ये वाले दो हमारे 0 हो गए, क्योंकि थीटा विल बी 90 डिग्री फॉर देम। अब आपके पास यहाँ पे दो चीजें बची, तो दोनों को हम लिख रहे हैं बी डॉट डीएल, एक तो डीसी वाला, ठीक है, और दूसरा आपके पास बचा पी ए बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, ठीक है। अब बताओ, मैं एक बार सीडी की वजह से देखती हूँ। अब देखो सीडी जो पॉइंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बाहर का मतलब क्या है? देखो जो ये आपका सॉलिनॉइड, सुनो मेरी बात, जो ये सॉलिनॉइड है, ये सॉलिनॉइड की एक रेंज होगी जहां तक इसकी फील्ड हम लोग फील कर सकते हैं, राइट। उसके बाहर हो सकता है कि इसकी फील्ड मुझे ना मिले, है ना। तो डीसी वो पॉइंट है, डीसी वहां पे है ये लाइन चार्ज, जहां पे आपके पास सॉलिनॉइड की वजह से जो फील्ड बन रहा है वो 0 है। तो आपकी वजह, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो इसीलिए सीडी वाले पॉइंट पे भी आपको कोई भी फील्ड नहीं मिलेगा एट पी। तो ये 0 हो गया। तो अब आपके पास एक ही पॉइंट बचा। हाँ बोलो। रिपीट करना है। रिपीट करूं? देखो जैसे इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में जो ये सॉलिनॉइड है, सॉलिनॉइड की वजह से एक फील्ड क्रिएट हो रही होगी, है ना। लाइन करंट फ्लोइंग कंडक्टर है, तो ऑब्वियसली ये फील्ड जनरेट करेगा। तो देखो फील्ड जनरेट करेगा, तो आपने कहीं पे पॉइंट पी, यहाँ पे सॉलिनॉइड के अंदर कहीं पे पॉइंट पी यहाँ पे लिया है मानो, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट पी लिया है। तो पॉइंट पी अब तुम देख रहे हो कि इसके पास जो फील्ड है वो एक यहाँ पे फील्ड है और एक यहाँ पे फील्ड है। इन दोनों नेट फील्ड की वजह से पी पर एक बी नेट आएगा, है ना। यहाँ पे जो पी है, यहाँ पे इन दोनों की वजह से बी नेट आएगा, मुझे वही निकालना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर पी पॉइंट पे एक एम्पियर लूप बना दी, ठीक है। ये इस तरीके से ये एम्पियर लूप बनाई है, जो मैंने वहां तुम्हें दिखाया है, ये एम्पियर लूप है। तो जो ये सीडी वाला पॉइंट है ना बच्चों, ये वो पॉइंट है जहां पे इस सॉलिनॉइड का की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एब्सेंट है, ठीक है। तो वो चीज वो शो कर रहा है सीडी पॉइंट। ओके मैम। सीडी इज द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिनॉइड इज 0। तो यहाँ से आपका जो सीडी पॉइंट की वजह से ये था बी डॉट डीएल एलिमेंट, ये 0 हो गया। अब बचा क्या? पी ए एलिमेंट, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे है? मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, बी, राइट, बी इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, और आपका जो लाइन एलिमेंट है ए बी, उसकी डायरेक्शन भी यही है। तो मतलब एंगल से भी अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के पास सेम एंगल है। बी डॉट डीएल 0 डिग्री cos 0 1 हो जाएगा। तो ठीक है, अब क्या हुआ, बी डीएल एलिमेंट, तो ये लेंथ कितनी मानी थी? एल है। तो डीएल जितना छोटे एलिमेंट कट करते जाओगे, डीएल को इंटीग्रेट करो, क्या आएगी? लेंथ बी एल आ गई, ठीक है। अब आपको निकालना है आई इनक्लोज। अब बताओ आई इनक्लोज कितना होगा, ये सवाल है। बीएल निकाल लिया, अब बताओ आई इनक्लोज कैसे निकालोगे, या आई इनसाइड कितना है? मैंने तुम्हें जब सर्कुलर टर्न वाला सिखाया था, सर्कुलर कॉइल वाला, वहां पे आई इनक्लोज बताया था कि अगर एक लूप है, एक टर्न है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आई इनक्लोज आई है, सिर्फ इसकी वैल्यू आई है। अगर इसके ऊपर मैं एक और लूप लेके आ जाती हूँ तो इसकी वजह से करंट कितना हो जाएगा? 2i। अगर n नंबर्स ऑफ लूप लगा देती हूँ तो कितना करंट आएगा भाई? टोटल टोटल कितना आता है? ni। वेरी गुड, टोटल करंट कितना आएगा? ni। तो अब मान लो तुम्हारे पास जो सॉलिनॉइड है उसके पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, याद रखो। अब इसको मैं कहाँ करूं, आगे ही करा देते हैं। अपनी नोटबुक में लिखो, अब लिखो कि इफ द solenoid has n number of turns, if the solenoid has n number of turns,
then the magnetic field at point P due to solenoid is मैम नंबर ऑफ टर्न्स के बाद n number of turn के बाद if solenoid has n number of turns per unit length, ये याद रखो, ये कौन सी है, पर यूनिट लेंथ, कि हर लेंथ पे कितना टर्न है, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, देन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, P पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू सॉलिनॉइड, होगी भाई B इक्वल्स टू BL इक्वल्स टू म्यू नॉट N I, ठीक है। तो देखो ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, N ध्यान दो, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेंथ है ना, ये पर यूनिट लेंथ है। अगर मैं बात करूं तो मतलब N यहाँ पे क्या है, कोई कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और ये किसके बराबर है, पर यूनिट लेंथ के बराबर है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी अगर पर यूनिट लेंथ के बराबर, तो ये कितनी हो जाएगी, B इक्वल्स टू म्यू नॉट N I L, टोटल लेंथ में कितना करंट फ्लो करेगा, देखो अगर N नंबर ऑफ टर्न्स है तुम्हारे, ये पर यूनिट लेंथ, ठीक है, कैपिटल N जो है पर यूनिट लेंथ में है, पर यूनिट लेंथ में अगर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना करंट फ्लो कर रहा है, मानो I, तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा मुझे बताओ, N I L, ये टोटल I इंक्लोज होगा। देखिए बताओ, यहाँ पे मैंने जो I की वैल्यू लिखी है ये लिखी है, देखो ये N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। अब एक सोलिनॉइड है जिसमें N नंबर्स ऑफ टर्न है, तो उसमें उन टर्न्स में टोटल करंट कितना फ्लो करेगा, देखो मान लो ये 1 यूनिट की लेंथ है, अगर समझाने के लिए बताऊं तो ये 1 यूनिट लेंथ है, समझो, सुनो ध्यान से, ये 1 यूनिट लेंथ है और इसके पास है भाई, तुम्हारे पास 5 टर्न है, ठीक है, 5 टर्न है 1 यूनिट लेंथ पे, तो यहाँ पे करंट कितना आया, I की वैल्यू पर यूनिट लेंथ के हिसाब से 5, कितने टर्न है, 5 टर्न, तो 5 का 5 लगाया और एक टर्न में करंट आई था, तो यहाँ पे I डैश की वैल्यू आई 5I, ठीक है, ये आई, यहाँ पे N की वैल्यू 5 है, समझो। अब तुम्हारे पास ये क्या था, पर यूनिट लेंथ। अब मैं बता रही हूँ कि जो सोलिनॉइड है वो इस तरीके से 5 मीटर का है, ठीक है, 5 मीटर लेंथ है उसकी, अब समझे। अब ये 5 मीटर लेंथ ऐसे है, 1 2 3, समझो 4 5, तो देखो एक लेंथ में कितना करंट आया बच्चों, 5I, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे इस पूरी 5 मीटर की लेंथ में करंट चाहिए, तो क्या करोगे, 5I मल्टीप्लाई L, मल्टीप्लाई क्या करा, लेंथ मल्टीप्लाई किया है, हाँ, तो मल्टीप्लाई क्या किया है तुमने, लेंथ को, तो टोटल करंट का अगर I इनक्लोज का फॉर्मूला आएगा तो क्या आया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ, ठीक है, तो ये आ गया। तो ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ पे L से L कैंसिल, तो B का फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास म्यू नॉट N I। ये याद रखना, जो यहाँ पे स्मॉल n है, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा जब भी अगर क्वेश्चन को तुम सॉल्व करोगे तो। अब इसका एक आध सवाल कर लो, तब तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ये समझाने के लिए था, इसलिए रफ कर दे रही हूँ। सवाल देख लो अब। अच्छा एक चीज और, अगर क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट यहीं पे लिख दे रही हूँ, नोट करके लिख लो। सवाल आता है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स ऑफ सोलिनॉइड। इस सोलिनॉइड के जो एंड है, अगर वहां पे अगर कोई पॉइंट है, जैसे अभी मैंने पॉइंट ये P यहाँ पे लिया है बीच में, अगर सोलिनॉइड के बिल्कुल एंड्स पे, यानी ये एंड हो गया और ये एंड हो गया,
इन एंड्स पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगी तो कितनी वैल्यू आएगी, तो तुम्हें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वो फॉर्मूला लिखो। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई बाय, ठीक है, म्यू नॉट एन आई बाय 2। इसको रिमेम्बर कर लो क्योंकि इसका डेरिवेशन कराऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा तुम्हारे सिलेबस में, बस तुम ये इंपॉर्टेंट है। सोलिनॉइड एंड पॉइंट्स पे कितना हो जाएगी वैल्यू, म्यू नॉट एन आई बाय 2। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये याद रखना बार बार जो चीज लिखती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब देखते हैं एक आध सवाल अगर मुझे कुछ अच्छा सा मिला तो। हाँ मैंने कराए होंगे बच्चों को पहले। हाँ एक बार ये वाला सवाल देखना, सॉलिनॉइड करना है इसको, ये सवाल करो। इसमें जो ब्लू पेन से लिख रहा है इसे इग्नोर करना, इसे मत देखो वरना फिर तुम नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार देखो ध्यान से पढ़ो क्या लिख रहा है। तो यहाँ पे दो सॉलिनॉइड है, ठीक है, सॉरी एक सॉलिनॉइड है जिसकी लेंथ दी हुई है और जिसका डायमीटर बहुत छोटा है, ठीक है। एक वायर को वाइंड किया जाता है इस सॉलिनॉइड के अक्रॉस, है ना, ए वायर इज बाउंड ओवर इट इन 2 लेयर्स। एक वायर को बाउंड करते हैं 2 लेयर्स में, कि एक वायर 2 लेयर बना रही है, ठीक है। द नंबर ऑफ टर्न्स, क्या कह रहे हो, क्या कह रही हो मैम मैं कह रही हूँ इनर लेयर 50 है और आउटर 40। हाँ तो देखो जो वायर को जो बाउंड किया है ना वो इस तरीके से बाउंड हुई है कि उस वायर ने 2 टर्न बनाए हैं, ठीक है, उस सोलिनॉइड की लेंथ पे। मान लो ये सोलिनॉइड है, उसकी लेंथ पे जब एक वायर को टर्न किया गया, बाउंड किया गया, तो उसने कितने टर्न्स बनाए, कि 2 लेयर आई। एक तो इनर लेयर में कितने टर्न्स आए, 50, और जो बाहर वाली लेयर थी वहां पे कितने टर्न आए, 40, ठीक है। अब 2 लेयर्स हैं, उनमें करंट की डायरेक्शन देखो क्या है, सेम डायरेक्शन है। द करंट फ्लोइंग इन 2 लेयर्स इन द सेम डायरेक्शन, करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है कि डायरेक्शन सेम है इनर और आउटर दोनों में। तो अब बताना है कि बीच में मिडल पॉइंट पे सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो यहाँ पे आपके पास 2 टर्न हो गई, वो 2 तरीके के। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, ये इस तरीके से है, कि यहाँ पे ये मान लीजिए ये सोलिनॉइड है, इस पे पहले से ही कुछ ना कुछ नंबर ऑफ टर्न्स हैं। जब एक वायर को लपेटा तो उसमें जब टर्न्स आए इनर और आउटर, ठीक है, इनर और आउटर, तो देखो ये मान लो ये वाले आउटर टर्न्स हो गए और यहाँ पे जो ये टर्न आए ये इनर टर्न्स हो गए। अब यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है ना, देखो वो सेम है, यहाँ भी ये डायरेक्शन, यहाँ भी ये सेम, ये भी डायरेक्शन, ये भी डायरेक्शन, ये इस तरीके से कुछ आया कि करंट की डायरेक्शन सेम रखी गई है। तो बताना है बीच वाले पॉइंट पे फील्ड कितना बनेगा। तो मतलब पहले दोनों वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, B1 और B2, कितना आएगा, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू एज इट इज रहेगी, मान लो मैं इनर की वजह से निकाल रही हूँ, इनर लेयर कितना आएगा, इनर लेयर का एन बताओ कितना आएगा इनर लेयर के लिए, 50। और क्या करोगे, 50 50i 50i, और ये करंट भी दिया हुआ है 3, 50 मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू 3। एन क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ,
सॉलिनॉइड की लेंथ कितनी है? 0.1 मीटर। तो इसको किससे डिवाइड Yes, करूं? ma'am. 0.1 से। ये ध्यान, 0.1 तो ये आया इनर लेयर की वजह से। अब आउटर लेयर देखो, आउटर लेयर है ये B2, Ma'am, mu naught 40 into 3 divided by 0.1. 40 बाय, हाँ, म्यू नॉट 40 बाय 0.1 0.1 इंटू 3। अब देखो यहाँ पे ये है कि करंट की डायरेक्शन बच्चों सेम हो गई। देखो ये जो करंट की डायरेक्शन ये सेम हो गई, जो हमने अभी तक पढ़ा था कि उल्टी थी, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? सेम हो गई। Same. अब फील्ड की डायरेक्शन भी इसकी वजह से क्या हो जाएगी? Same. मान लो सेम आएगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो जो यहाँ पे पॉइंट P होगा, जब इधर पॉइंट P पे बीच में निकालोगे तो ये P पॉइंट पे देखो, जब ये फील्ड आएगी ना तो ये इस तरीके से आएगी। यहाँ पे जो नेट इफेक्ट आएगा ना वो इन दोनों का माइनस साइन आएगा, यानी बी नेट निकालोगे जब बीच मिड पॉइंट पे, वो B1 माइनस B2 करके आएगी। ठीक है, दोनों का आपको क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे देखो करंट की प्लस होना डायरेक्शन चाहिए सेम ना, हो गई। हाँ बोलो। ऐड होना चाहिए ना, सेम डायरेक्शन में। नहीं नहीं, अब जब देखो ये तो तुम लोग, मैंने ये तुम्हें समझाने के लिए ये बताया था कि यहाँ पे जो ये होगा सॉलिनॉइड इस तरीके से होगा कि यहाँ पे जो फील्ड बनेगी इस पॉइंट की वजह से बनेगी, यहाँ पे तो आउटवर्ड, बट यहाँ पे उसकी वजह से कितनी हो जाएगी? इनवर्ड्स। ठीक है, अब ये जो करंट की डायरेक्शन जो यहाँ पे आएगी वो दोबारा किस तरीके से आएगी? इसी तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आया। अब यहाँ पे इसी पॉइंट पे जो बीच वाला पॉइंट होगा उसकी वजह से यहाँ पे फील्ड कैसे आ रही है? अब आउटवर्ड्स। स्ट्रेट। नहीं नहीं, मिड वाले पॉइंट पे देखो, जब हम बाहर की तरफ देख रहे थे ना, अब मैं मिड पॉइंट की तरफ, मिड की तरफ बात कर रही हूँ। पहले जब मैंने तुम्हें समझाया था तो क्या बताया था मैंने कि ये तुमने ये बनाया और एक तो यहाँ पे ले लिया बाहर की तरफ, और ये भी बाहर की तरफ था। अब तुम यहाँ मिड पॉइंट पे, Okay, यहाँ ma'am. मिड पॉइंट पे निकालो, ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पे, दोनों में मिड पॉइंट ये पे, तो मिड पॉइंट पे डायरेक्शंस देखो दोनों की उल्टी आ रही हैं। खुद देखो, मिड पॉइंट पे रिवर्स आएंगी डायरेक्शंस। वो तो बाहर वाला पॉइंट हो गया ना, ये बाहर वाला पॉइंट। अब बीच वाला जो पॉइंट है जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखो अपोजिट डायरेक्शन आएंगी, कि इसकी वजह से जो करंट है यहाँ पे तो आउटवर्ड्स, यहाँ पे इस वाले करंट की वजह से यहाँ पे तो आउट, और अंदर की तरफ इन आ रहा है। अगर मैं देखूं इनवर्स। सॉरी, ये इन जाके यहाँ पे आउट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लगाती हूँ तो ये, हाँ, ये इनवर्ड्स और बाहर आउटवर्ड्स। ठीक है, ये आउटवर्ड और ये इनवर्ड। अब इसके लिए निकालो, इस वाले पॉइंट के लिए, इस वाले के लिए क्या आ रहा है बताओ? ये वाला पॉइंट हो जाएगा ना। अब ये वाली वायर है, तो अब इस वायर का ये पॉइंट हो गया आउट बाहर वाला, और ये हो गया जो अंदर की तरफ आएगा। तो बताओ खुद, तो मैम इनवर्स। आउट आ रहा है मैम आउट आ रहा है, सॉरी। भाई, आउट आएगा आउट ना। आउट Outward, ma'am. ये पॉइंट ए तो मैम, बाहर outward वाला है। होगा, ये पॉइंट बी जो अंदर की तरफ आएगा, इसमें ए की तरफ इनवर्ट जा रहा है, बी से बाहर आ रहा है, राइट? तो अब जो Outward ये हाँ, तो आउटवर्ड आ गया ना, तो दोनों की फील्ड नेट यहाँ पे क्या हो रही है? माइनस हो रही है। समझ आया? तो इसलिए बी नेट क्या आएगा? B1 माइनस B2। तो ये चीज याद रखो, जो मैंने जो इसका आइडियल केस है उसमें जो करंट होगा वो किस डायरेक्शन में है? रिवर्स डायरेक्शन में है ना। इसीलिए तुम्हारे बीच की पॉइंट पे जो फील्ड आएगी वो ऐड करने से आएगी, और अगर करंट सेम डायरेक्शन में आएगा तो बी नेट कैसे आएगी? बी माइनस करके। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, B1 माइनस B2 करके यू विल गेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया ना मैंने क्या बताया है? जो वो पॉइंट थे वो तुमने बाहर वाले पॉइंट्स लिखे थे। अब सॉलिनॉइड के अंदर वाले फील्ड की बात कर रही हूँ, पॉइंट की बात कर रही हूँ। तो दोनों की वजह से फील्ड आएंगी तुम्हारी अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से बी नेट आएगा माइनस करके। सॉर्टेड? तो यही है तुम्हारा सॉलिनॉइड से। तो इसी तरीके के सवाल आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड, ज्यादा से ज्यादा पूछ लेगा कि एंड पे क्या होगी। तो एंड के लिए मैंने बता दिया म्यू नॉट Ni/2, और तो सॉलिनॉइड से नहीं आएगा सवाल। हाँ, अब जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा, जहां से सवाल पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस आए भी हैं पिछले सालों में, वो है तुम्हारा टॉपिक फोर्स, कि जब भी पार्टिकल आपका
मैग्नेटिक फोर्स में अगर आपने कोई भी चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया है तो वो किस तरीके की ट्रेजेक्ट्री से मूव करेगा, ये क्वेश्चन आएगा। और क्या क्या उस पे फोर्स लगेंगे, उसकी वैल्यू, डायरेक्शन एंड ऑल, वहां से क्वेश्चन आएंगे। तो अभी हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्स। वहां से बहुत सारे सवाल बनेंगे, तो वहां से हम वो बहुत क्वेश्चंस करेंगे। सिलेबस भी हमें टाइम से कंप्लीट करना है। फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल, ठीक है। कि एक कोई भी चार्ज पार्टिकल है, उसको तुमने मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज किया, कैसे, यहाँ पे देखो। ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारी, ये इनवर्ड्स, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया, ठीक है। मान लो इस वेलोसिटी से, ये प्लस क्यू चार्ज है, और v वेलोसिटी से रिलीज किया, जो कि एक्स एक्सिस में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड इस पे एक फोर्स जनरेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी। तो सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना आना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड जब फोर्स लगाएगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो वो डायरेक्शन तुम्हें मिलती है राइट हैंड पाम रूल से। किस किस को लगाना आता है राइट हैंड पाम रूल? गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, ऑफ मैग्नेटिक फोर्स भी बोल सकते हो। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देगा आपको राइट हैंड पाम रूल। तो देखो राइट हैंड पाम रूल कैसे लगाओगे, सपोज करो जो तुम्हारा फिंगर्स हैं उसको वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखो, फिंगर्स को वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और जो यहाँ पे पाम का रोल है ना, ये क्या है, पाम हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, ये है, समझो। अब मेरे साथ साथ वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखिए, और जो तुम्हारी पाम है ये जाएगी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स? मैम इनवर्ड्स। तो यानी इस तरीके से रखोगे अपना हाथ, और जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन दे रहा है तुम्हें, मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसका मतलब अब यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस, अभी सिर्फ डायरेक्शन सिखा रही हूँ, डायरेक्शन देखो। अब देखो कि यहाँ पे फील्ड इनवर्ड्स है, और अभी आपका जो चार्ज पार्टिकल है इसी डायरेक्शन में बात कर लेते हैं, इस वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक है। अब बताओ इस पे फोर्स कैसे लगेगा, फिंगर्स को रखो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, रुको फिंगर्स, हाँ मैम ये तो इनवर्स अगर फोर्स अपवर्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आउटवर्ड्स है। यस इस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो अपनी Yes, फिंगर्स ma'am. को रखिए, हाँ तो अपनी फिंगर्स को रखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और जो तुम्हारा पाम है उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो मैम मैग्नेटिक आउटवर्ड आ रहा है। कौन, फोर्स? यस मैम। फोर्स कैसे आउटवर्ड आएगा, मैम मैग्नेटिक जीरो फील्ड डिग्री वो तो इनवर्स आ रहा है मैम। रुको रुको, सीखो पहले, पहले सीखो, मैं जब पूछूंगी तब बताना। अभी देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स रखी, रख दी, बट अभी तुम्हारा थंब कहाँ जा रहा है, क्या मैग्नेटिक मैम फील्ड की इनवर्स डायरेक्शन में है? मैम लेफ्ट हैंड लेना है ना, क्या कह रहे हो? मैम लेफ्ट हैंड लेना है ना। नहीं, राइट, 15 राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे, ओके मैम। राइट हैंड यूज करो। पाम रूल है ये, यानी पाम रूल से याद रखो कि हथेली का भी बहुत यूज होगा। तो हथेली का यूज कहाँ पे होगा, पाम का यूज, कि फिंगर्स को तो रखोगी वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और जो तुम्हारी पाम है वो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, आउटवर्ड्स। तो इसका मतलब, यस मैम आउटवर्ड जा रहा है। तो इसका मतलब हाथ को ऐसे रखोगे, हाथ अब की बार ऐसे जाएगा और थंब नीचे की तरफ डायरेक्शन आएगी। देखो यस मैम आ गई। हथेली को बाहर की तरफ, अपने फेस की तरफ रखो कि हथेली तुम्हारे फेस की तरफ देख रही है, इस तरीके से रखो। और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई, और ये तुम्हारा जो हथेली है वो तुम्हारे फेस की तरफ देखेगी, और नीचे आएगा तुम्हारा
मैग्नेटिक फोर्स। ओके मैम, आ गया। ठीक है, हथेली को किसकी डायरेक्शन में रखना है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, याद रखो। तीसरा केस देखो, अभी और देखो, तुम तभी समझोगे। अभी क्या करते हैं, फील्ड को ले लेते हैं इस डायरेक्शन में, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज पार्टिकल आ रहा है वेलोसिटी दिस। चलिए करके देखिए। अच्छा अभी तो तुम ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या रखा तुमने अपनी इसको, और हथेली का होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ऊपर, और वेलोसिटी हम कहाँ आ रहा है? हम कहाँ आ रहा है? आउटवर्ड। आउटवर्ड्स। वेरी गुड। हम आ रहा है आउटवर्ड्स। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स, अगर मैं एक्स एक्सिस में बात करूं, दिस इज इन वाई एक्सिस और दिस इज इन एक्स एक्सिस, तो हथेली को तुमने रखा ऊपर, छत की तरफ देख रही है हथेली, और उंगलियां तुम्हारी वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में, और जो तुम्हारी फिंगर है वो कहाँ पे जा रही है? के एक्सिस में। हाँ, तो ऐसे कहाँ पे आया? के एक्सिस में आया, के कैप में, जेड एक्सिस। बताओ समझ में आया किस तरीके से निकालना है राइट हैंड पैम रूल? यस। एक केस और करिए, एक केस और करिए। फील्ड की डायरेक्शन यही रखते हैं, और फोर्थ केस, इस तरीके से तुम्हारा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इनवर्ड्स, ठीक है? वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी इनवर्ड्स। तो फिंगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में, फिंगर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में, हथेली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब कहाँ आ रहा है? राइट डायरेक्शन में। यस मैम। यस मैम। है ना? यस मैम। फिंगर्स ऐसे करोगे, हथेली रूफ की तरफ देखेगी। हाँ, हथेली रूफ की तरफ देख रही है, और फिंगर्स सामने तुम्हारे लैपटॉप स्क्रीन के अंदर, और ये राइट डायरेक्शन में तुम्हारा फोर्स। वेरी गुड। तो फोर्स की डायरेक्शन आई, एफएम इज इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैम एक डाउट है मैम, जो हमारा पाम होता है वो हमेशा रूफ की तरफ होता है, और या फिर हमारे फेस की तरफ? किसकी तरफ होगा पाम? हमेशा रूफ की तरफ होगा। मैं पूछ रही हूँ। नहीं, रूफ नहीं, पाम हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा। ओके ओके मैम, समझ गई मैम। ऊपर है ना फिंगर्स बी की डायरेक्शन में, फिंगर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में, हथेली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब विल गिव्स यू मैग्नेटिक फोर्स। हमेशा थंब की डायरेक्शन। ओके मैम। यहाँ पे अगर लिख दूं शॉर्ट फॉर्म में, थंब गिव्स फोर्स, ठीक है, और थंब फोर्स देगा। पाम को कहाँ रखना है? मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में। और क्या तीसरा क्या है? फिंगर्स। फिंगर्स जाएंगी वेलोसिटी की डायरेक्शन में। मुझे नहीं लगता इससे आसान तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन मिलेगी इसकी, ठीक है? यस मैम, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया एकदम? ठीक है, चलो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब छोड़ा, तो उस पर किस तरीके से फोर्स एक्ट करेगा। अब ये एक बार देखते हैं। तो देखो ये कैसे बच गए हैं स्क्रीन पर। तो देखो अभी तो इसको हटा, चलो इसकी वजह से एक बार मुझे एफएम की डायरेक्शन बता दो, एफएम की डायरेक्शन बता दो। सभी बच्चे बताएंगे एफएम। हो गए क्या सब? इनवर्ड्स मैम इनवर्ड। इनवर्ड्स इनवर्ड्स। आउटवर्ड। अरे भाई, इनवर्ड आउटवर्ड क्या कर रहे हो? वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स रखो। मैग्नेटिक लेफ्ट आ रहा है क्या मैम? लेफ्ट साइड। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट आ रहा है, मैम राइट आ रहा है। सारी बोल दो, सब बोल दो, अप डाउन लेफ्ट मैम राइट। राइट आ रहा है। वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स रखो, और हथेली कहाँ जाएगी? अंदर की तरफ। अंदर की साइड। लैपटॉप की स्क्रीन देख रही है हथेली,
और तुम्हारी फिंगर्स जा रही है टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ, ग्राउंड की तरफ। हथेली ये हो गई फिंगर्स, और जो हथेली है वो तुम्हारे लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन की तरफ, और जो फिंगर है वो कहाँ जा रही है, राइट डायरेक्शन में, मैम राइट साइड। इधर। राइट राइट। हम राइट राइट। भाई एफएम क्या कर रहे हो बताओ। गॉट इट। अब देखो, अब है तुम्हारा कि जब चार्ज पार्टिकल एंटर किया, ठीक है, चार्ज पार्टिकल एंटर किया फोर्स में, उसमें फील्ड में, इसी तरीके से। तो देखो, जो इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रही है बच्चों, जो इस प्लस की चार्ज पे जो फोर्स लग रही है वो इसकी परपेंडिकुलर है हमेशा। ये दिखा तुम्हें, हमेशा परपेंडिकुलर लग रही है। देखो, चार्ज पार्टिकल की जो फोर्स है वो हमेशा कैसी है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। हाँ, तो हमेशा जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो हमेशा किसके बराबर होगी, क्यू वी क्रॉस बी, यानी वी और बी की प्लेन के परपेंडिकुलर। भाई आपने पढ़ा है ना क्लास बी का जो रिजल्टेंट आता है वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर आता है ना। इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ए बी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। तो यहाँ से ये चीज है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वी और बी के हमेशा परपेंडिकुलर आएगा, राइट। तो क्यू वी बी साइन थीटा, साइन थीटा किसके बीच का एंगल है, वी और बी के बीच, ये याद रखो। तो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, यही क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है जो आपके चार्ज पर लगेगी। इतना क्लियर है। और ये मैग्नेटिक फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, ये बस लिखने वाली बात है नहीं, समझाने की, जो समझा दी, विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ कि मेरा जो चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ पे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और मैं इसमें जो फोर्स लगा रही हूँ मैं लगा रही हूँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्या इस फोर्स का इस चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड पे या वेलोसिटी पे कुछ फर्क पड़ेगा, इसकी वेलोसिटी पे? टेल मी, टेल मी। अगर किसी पे फोर्स, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में, ठीक है, एक्स एक्सिस में, और तुम उस पे फोर्स लगा रहे हो वाई एक्सिस में, मैकेनिक्स में घुस जाओ, मैकेनिक्स समझो एक मिनट के लिए। कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस में जा रहा है और तुम उस पे वाई एक्सिस में फोर्स लगा रहे हो, क्या उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा? प्रोजेक्टाइल याद करो, प्रोजेक्टाइल याद करो। फिर से बताना, आपने क्या कहा अभी? भूल गए प्रोजेक्टाइल? मैं कह रही हूँ कि कोई भी पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है किसी भी वेलोसिटी से, मान लो, अब तुम उसमें फोर्स लगा रहे हो परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो, क्या उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे कुछ फर्क आएगा? डायरेक्शन चेंज। यस। यस मैम। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, सुनो, पहले तो तुम मुझे बेसिक बताओ भाई, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था मैकेनिक्स कि वर्क कब होगा, व्हेन यू कैन से द वर्क इज डन। पर कोई चीज डिस्प्लेस होगी तब हम कह सकते हैं। चीज डिस्प्लेस हो तब कह सकते हो। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो होगी, है ना, वो तो वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब मुझे वेलोसिटी की टर्म्स में फोर्स बताओ, वेलोसिटी की टर्म्स में फोर्स। अगर किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा होगा वो डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। एक्सीलरेशन चेंज होगा तो फोर्स भी। हाँ राइट, वही। तो देखो, जब फोर्स किसी पार्टिकल पे लगेगा तो वो उसकी वेलोसिटी को चेंज करेगा, राइट। फोर्स जब किसी पे लगेगा तो उसकी वेलोसिटी को चेंज कर पाएगा। और वो कब होगा, जब फोर्स उस पार्टिकल के अलोंग लगे या उसके अपोजिट में लगे, है ना। देखो अब मान लो तुम भागे जा रहे हो, तुम बहुत तेज दौड़ लगा रहे हो, अगर तुम्हें सामने से कोई बंदा आके रोक दे तो तुम्हारी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, राइट। या तुम्हें कोई बंदा पीछे से आके तुम्हें कोई पीछे से पकड़ ले तब तुम्हारी वेलोसिटी में चेंज आएगा।
है ना। अब कोई परपेंडिकुलरली तुम्हें कैसे चेंज, तुम्हारी वेलोसिटी को चेंज कर सकता है? Yes. परपेंडिकुलरली तो चेंज नहीं किया जा सकता। तो वही है यहाँ पे कि जब भी फोर्स कब एक्ट करेगा जिस पार्टिकल पे, तो उसकी वेलोसिटी कब चेंज हो सकती है, या तो वो उसके अलोंग हो या उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे। मैम यहाँ एक पे बार तो रिपीट कर दो। बच्चों ये तुमने पढ़ा हुआ है, ये तुमने पढ़ा हुआ है। देखो फोर्स जब लगेगा, अगर उसके अलोंग लगेगा या उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तब उस पार्टिकल की वेलोसिटी पे चेंज आएगा, ठीक है। और तभी कुछ ना कुछ वर्क होगा। यहाँ पे फोर्स कहाँ लग रहा है? परपेंडिकुलरली। तो फोर्स परपेंडिकुलर होने के कारण इट कैन नॉट change the magnitude of velocity। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता जो ये फोर्स है। क्यों? हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इट कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, अब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता, तो इसका मतलब वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा ऑन चार्ज पार्टिकल? बताओ। जीरो। हाँ, वेरी गुड, जीरो। क्योंकि उसकी वेलोसिटी को, मैग्नीट्यूड को चेंज ही नहीं कर पा रहा, परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, तो फोर्स उस पर वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यही पूछना था। तो ये बिल्कुल बेसिक है, 11th में तुमने पढ़ा है, प्रोजेक्टाइल भी पढ़ा है कि ग्रेविटी कहाँ एक्ट करती है, डाउनवर्ड्स। तो जो प्रोजेक्टाइल, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, राइट। क्यों कांस्टेंट रहती है? कि हॉरिजॉन्टल में उसको कोई फोर्स को कम करने वाला नहीं है। ये तुमने प्रोजेक्टाइल में भी पढ़ा है, सब गोल करके बैठे हो, है ना, सब भूल के बैठे हो। ऐसे कैसे चलेगा? 11वीं का बिल्कुल भूल के क्यों बैठे हो? है भी बच्चों, अभी आ रही हूँ तुम लोगों के पास। ये बताओ मुझे, क्यों 11वीं का क्यों भूल के बैठे हो? 11वीं का नहीं पढ़ना? हाँ मैम पढ़ना हाँ है। हाँ, ट्रेजेक्टरी चेंज होगी, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ। ट्रेजेक्टरी विल चेंज डेफिनेटली। मैंने यहाँ पे देखो, मैंने खुद देखो मैग्नीट्यूड लिखा है भाई, मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है कि इट कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो इसकी वजह से फोर्स वर्क डन क्या हो गया? जीरो हो जाएगा। तो तुम यस 11th का मैम। मत भूलो, 11th का भाई मत भूलो, बेसिक चीजें हैं। मतलब ये है, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल को ना तो स्लो अप डाउन कर सकता, ना उसकी स्पीड को कम कर सकता। बढ़ा मैं कहने का मतलब ये है, जिस स्पीड से है उसी स्पीड से ही मूव करेगा। तो मुझे ये बताओ, तुम लोग कौन सी स्ट्रेटेजी अपना रहे हो जेई निकालने के लिए? है भाई, कौन कौन बच्चे हैं जो जेई के लिए बहुत सीरियस हैं? हैंड रेज कर दो। सत्रह लाए भाई, 45 में से 17 बच्चे, 20। ठीक है, तो तुम बच्चे मुझे ये बताओ कि तुम्हारी स्ट्रेटेजीज क्या हैं? 11th का कैसे कवर कर रहे हो भाई? तुम तो भूलते जा रहे हो, तुम्हें बेसिक भी तुम्हें रिवाइज नहीं है। मैम 11th का आएगा तो टॉपिक जो भी इस्तेमाल होता है वो वापस रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसे इम्प्लाई कर देते हैं। टॉपिक रिवीजन करने से काम तो चलेगा ही नहीं। पहली बात तो कितनी थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं हो रहा फिजिक्स में। थ्योरी मैम पढ़ने थ्योरी से, नहीं कर रहा मैम, मतलब जो उसका कॉन्सेप्ट है वो सब बोल रहा हूँ। ठीक है। तो देखो, मैं पहले ही बता रही हूँ कि स्टूडेंट्स, अगर आपको जेई निकालना है, थ्योरी पढ़ के कोई थ्योरी एक बार पढ़ लो बस, इनफ है। थ्योरी एक बारी की थ्योरी बहुत इनफ है। हाँ, मेरे एक क्लास में मैम, मेरे क्लास 12 में जेई की वो है। सुहान क्या कह रहे हो? सुहान अहमद का हैंड रेज है, बोलो। मैम हाँ, मैम मैं ये कह रही थी कि मैम 11th के कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं जेई के, मतलब ओवरऑल जैसे टेस्ट होते हैं उन सब के। तो 11th तो इम्पोर्टेंट है ही। क्या 11th में से क्या कह रहे हो? इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊं? नो मैम, मतलब कुछ क्वेश्चन जो ओवरऑल पूरी 11th का ही हो। कुछ क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस चाहिए तुम्हें?
यस मैम। अच्छा, तो आप लोग कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो? देखो ऑनलाइन भी बहुत सारे सोर्सेज मिल जाते हैं डीपीपीज अगर आप लेना चाहो, और क्लास 11th की अगर डीपीपीज मुझे यहाँ मिल गई तो मैं वो शेयर कर सकती हूँ। मैम वैसे अगर यस मैम प्लीज जैसे आप डीपीपी भेज वो दीजिए। एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट होते हैं उनमें वो सफिशिएंट होंगे रिवाइज करने के लिए, क्योंकि मैं तो उसी से कर रही थी। मेरी बात सुनो, तुमने 10 क्वेश्चन कर लिए, उन्हीं 10 क्वेश्चन को बार बार मत करना, है ना? तो ओके जितने मैम। जितनी तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज जो तुम यहाँ पे टेस्ट देते हो, कुछ यहाँ पे टेस्ट देते हो, उन टेस्ट को भी रिवाइज किया करो। हो सकता है उस टेस्ट में तुमने ना सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हो, बट जो रह गए उन्हें दोबारा पढ़ो उन क्वेश्चन को। हाँ बताओ जतिन। मैम मेरे दो सवाल हैं। हाँ, मैम पहला तो ये कि मैम जेई में ज्यादा सिलेबस किस में से आता है, 11th में से या 12th में से, या दोनों का इक्वल आता है? इक्वल वेटेज है। देखो कभी 49-51 का रेशो होता है, कभी 50-50 का रेशो होता है, तो ये मत मान के चलो कि किसी का वेटेज ज्यादा है, बराबर का ही है। मैम और मैम कौन मैं सी तो रेफरेंस 60 बुक फॉलो 40 का करनी सुना था। चाहिए? क्या चाहिए? कौन सी रेफरेंस बुक फॉलो करनी चाहिए जेई के लिए जो बेस्ट हो या फिर मतलब अच्छी हो? अगर देखो मैं सच बताऊं, अगर तुम्हें रेफरेंस बुक फॉलो करनी है तो सिंगेज उठा लो, सही मैम में। कौन सी? सिंगेज। सिंगेज, अगर ओके मैम। सिंगेज नहीं करना चाह रहे तो सुनो मेरी बात, सिंगेज नहीं करना चाह रहे तो सबसे पहली किताब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपके पास वही वर्मा सर की किताब, एससी वर्मा सर की किताब। उसके सॉल्व अनसॉल्व क्वेश्चन कर लगा लो भाई। मैं बता रही हूँ, तुम बार बार थ्योरी मत पढ़ो, क्लास 11th की एससी वर्मा की बुक उठा लो, वो करना शुरू कर दो। वरना तुम नया पढ़ते जाओगे, पुराना भूलते जाओगे, तो ऐसे बात नहीं बनेगी जेई। मैम कुमार मित्तल की कैसी है? हाँ कुमार मित्तल की। हाँ, कुमार मित्तल देखो मैंने खुद में सच बताऊं मैंने नहीं उठाई है। मैं एससी वर्मा और सिंगेज की जो बुक है बीएम शर्मा, मैं वही फॉलो करती हूँ। तो मुझे कुमार मित्तल का सॉरी आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट मैं सबको बोलूंगी एससी वर्मा तो प्लीज सब सॉल्व करके जाओ। एससी वर्मा तो करके, एससी वर्मा देखो ऐसी बुक है, उसके जो सॉल्व अनसॉल्व सवाल है ना, वहां से तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर तुमने वो कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन कर लिए तो तुम्हारे कहीं से सवाल आ जाए, यू कैन इजिली हैंडल दैट। हाँ गुरुमनंत बोलिए। एसएल अरोड़ा या बच्चों, एसएल अरोड़ा ये बोर्ड्स के लिए बुक है, एसएल अरोड़ा कोई नहीं पढ़ता। देखो मैम उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं वैसे आंसर मैं, तुम कह रहे हो कि डीपीपीज और वो, मैं तुम्हें देखो क्लास में कितने से कितने क्वेश्चन करा पाती हूँ, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 क्वेश्चन करा दिए। अब क्या आपके पास जो टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है, तुम उसमें अपने जो इंटरनल एफर्ट्स हैं वो किस में डालोगे वानी, बताओ? अपने खुद के एफर्ट्स करोगी या नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? तो क्वेश्चन तो भाई सॉल्व करने पड़ेंगे, बार बार थ्योरी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। थ्योरी मत पढ़ो, सवाल लगाओ सवाल। मैम वैसे तो बस 11 के लिए क्योंकि 12 में तो अमन 11th को ऐसे मत भूलो भाई, 11th को मत भूलो, सवाल लगाओ। और सबसे पहले क्या करो, 11th 12th की जो तुम्हारे पास 11th 12th की सबसे पहले शॉर्ट नोट्स तो तुम बना के रखो। यस मैम। ये छोटू नोट्स हैं, ये मेरे फॉर्मूलेज हैं, बस ये जहां पे तुम ज्यादा भूलते हो वो बना के रखो। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वो 2-3 पेज पढ़ लिए बस, और फिर क्वेश्चन लगाओ। बिना क्वेश्चन सॉल्व करे जेई नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। ये नहीं है कि मैं तुम्हें मीठी मीठी बातें बनाती रहूं कि हाँ भाई निकाल लोगे, नहीं नहीं निकलेगा। मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ मेहनत कर रही हूँ और टीचर्स तुम्हारे साथ मेहनत कर रहे हैं, तो यू हैव टू गिव योर आउटपुट्स। देखो बहुत उम्मीदें हैं इस बैच से, 50 बच्चे पढ़ने आते हैं। करनी स्टार्ट कर दो 11वीं की एससी वर्मा, क्वेश्चन लगा लो। अगर एक दिन में तुम 10 क्वेश्चन लगाओगे 11वीं के, और एक दिन में 10 क्वेश्चन लगाओगे 12वीं के, तो हर सब्जेक्ट के तुम्हारे 20-20 सवाल हो गए। 20 सवाल मुझे नहीं लगता कि 2-2 घंटे लगा के तुम्हारे ज्यादा हो गए। ठीक है, तो मुझे अभी यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं ना, सभी बच्चे फिजिक्स के 20 क्वेश्चन 11वीं के एक चैप्टर उठाएंगे, और 20 क्वेश्चन जो 11वीं मैं यहाँ करा रही हूँ, 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन हर किसी के अटेम्प्ट करने हैं, हर टॉपिक के। एवरीवन, जितने भी बच्चे इस बैच में हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी एससी वर्मा मत खरीदो, देखो खरीदो, किताबों पे पैसे डालना कभी भी वेस्ट नहीं जाता, ठीक है?
पर ये मत करना कि 10 किताबें खरीद ली, 10 मॉड्यूल्स ले आए, वो वेस्ट हो जाएगा फिर। मैम वैसे तो फिजिक्स के लिए पूछ रही थी कि केमिस्ट्री और बस मैथ्स एससी वर्मा बुक खरीदो और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो भाई। ये अब पीक टाइम है, गेट बंद कर जाओ, गेट बंद कर जाओ, ठीक है। हाँ मर्जीत बोलो। मैम गलती से उठ गया। तो अभी मुझे बताओ कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी एससी वर्मा लगानी स्टार्ट करेंगे भाई। खरीदो कहीं से, ऑनलाइन ऑनलाइन लो, जो भी है एससी वर्मा लगाओ, डेली 10 क्वेश्चन लगाओ। ओके मैम। हाँ मैम 11 थी ना, मैम 11 थी ना। अभी तुम पहले 11 देखो, अभी 12th में पढ़ा रही हूँ साथ साथ में, मत लो एससी वर्मा ही लो, सिंगेज मत लो। सुनो 12th का मैं कवर करा रही हूँ, तो 2-3 महीने बचेंगे, उसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 12th मेरी जिम्मेवारी है, 11th की जिम्मेवारी तुम लो। हाँ एससी वर्मा है। तो अवंती सही लग रही है क्या कह रहे हो? ज्यादा। मैं कह रही हूँ 12th तो अवंती से ही सही लग रही है, क्योंकि ज्यादा फिर दूसरे रिसोर्स से ना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, इससे एक ही सही लग रहा है। हाँ एक ही सोर्स रखो, और ये भी मत करना कि आज तुमने टीचर की इस फिजिक्स में एक ही टॉपिक के लिए एक टीचर की रिकॉर्डिंग उठा के देख ली, फिर दूसरे टीचर की रिकॉर्डिंग देख ली, यूट्यूब पे एक ही टॉपिक को सर्च करे जा रहे हो। ये तो कभी मत गलती करना, क्वेश्चन लगाओ। प्रदीप तो नहीं बच्चों, प्रदीप तो बिल्कुल नहीं, आई एम सेइंग प्रदीप तो बिल्कुल नहीं। प्रदीप, एसएल अरोड़ा, ये सब किताबें हैं सिर्फ बोर्ड्स के पर्पस के लिए। अगर जेई निकालना है तो एससी वर्मा, और एससी वर्मा की तुम्हें पता है सॉल्यूशन बुक भी मिल जाएगी, सॉल्यूशन बुक, जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट कम होगा क्वेश्चंस को सर्च करने के लिए। अगर जो क्वेश्चन हो रहे हैं खुद से वेरी गुड, जो क्वेश्चन लगता है नहीं हो रहे तो यू हैव द सॉल्यूशन बुक ऑल्सो। ज्यादा महंगी नहीं आती, 100-150 रुपए की आएगी, तुम्हें पुरानी बुक्स मिल जाएंगी, जरूरी नहीं खरीदनी है। पुरानी किताबें, जहाँ पे पुरानी किताबें मिलती हैं, दिल्ली वालों, पुरानी किताबें मिलती है इतनी 100-100 रुपए में, ठीक है। एक जगह कि हमारे स्कूल में वहाँ लाइब्रेरी में मिल जाएगी, हाँ तो दरियागंज में मिल जाएगी। मैं चाहती हूँ अब तुम सारे बच्चे 11वीं का पढ़ना शुरू करो, डेली 10-10, 15-15 सवाल लगाओ, और देखना तुम जब तक सितंबर तक तुम्हारा 12वीं का सिलेबस खत्म होगा ना, तुम 11वीं का भी साथ साथ रिवीजन करते चलोगे, देखना। तो स्ट्रेटेजाइज रखो अपने आप को भाई, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। हाँ अब बाद में जब 3 महीने बचेंगे, मान लो अक्टूबर के बाद, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में होगा, तो 2 महीने बचेंगे, उसमें हम लोग मिलके नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी तो करेंगे ही नहीं। ओके बस तो ये स्ट्रेटेजी रखो, और हाँ जहाँ सस्ती मिले भाई वहां से आप बुक लाओ और एससी वर्मा सॉल्व करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो, मुझे आज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तुम लोगों ने ये भी नहीं बर्डन नहीं बता पाए तुम लोग कि कैसे निकालते हैं, तो ऐसे काम नहीं, सॉल्व द क्वेश्चंस। और चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन। टाइम थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय बाय। बाय। थैंक यू, बाय।